कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि ये क्लास 9 का 4th नंबर का चैप्टर है, जियोग्राफी का जलवायु। तो आज हम जो है जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इस पॉइंट से। ऊपर कुछ खास नहीं है। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। मतलब जलवायु क्या है, तो किसी एक स्थान का लंबे वर्षों तक जो उसका मौसम की जो अवस्था होती है, जो भिन्नताएं होती हैं, वही वहाँ की क्या होती है, जलवायु होती है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व कौन कौन है? तापमान, वायुमंडल, मंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण यानी वर्षा एक ही होते हैं। ठीक। अब आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों तथा वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक ही समान रहती है। ठीक। अभी जैसे दिन गर्म और रातें क्या होती है, ठंडी, हवादार और शांत होती है। आसमान में बादल घिरा हो या साफ तथा आर्द्र शुष्क हो सकते हैं। ये सभी जो है जलवायु के बारे में बातें हैं। अब हम आगे आते हैं कि वर्षा ऋतुओं में विभाजन किया जाता है। किसका? ग्रीष्मकाल या वर्षा ऋतु, इस तरह से। अब आगे पढ़ते हैं। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है? इस संबंध में इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो मेन हम इस अध्याय में क्या पढ़ने वाले हैं कि भारत की जलवायु कैसी है, क्या है। तो सबसे पहले मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसमी से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। यानी मानसून शब्द कहाँ से आया है? तो मानसून शब्द जो है अरबी मौसमी शब्द से बना है। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। मतलब भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है, और ऐसी जलवायु जो है दक्षिण में और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। मतलब सामान्य रूप से लगभग एक रूप ही जैसा है सब कुछ, लेकिन फिर भी जो भारत की जलवायु है उसमें भिन्नताएं आती हैं। कैसे? हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तथा एक मौसम से दूसरे मौसम तक इनमें किस प्रकार की भिन्नता है। मतलब कि हम दो तत्व उठा लें, जैसे एक तापमान और एक वर्षा, तो देखेंगे कि जम्मू कश्मीर का तापमान कुछ और होता है, राजस्थान का तापमान कुछ और होता है, और चेनापूजी, मासीराम में जो है वर्षा कुछ और होती है, राजस्थान में और होती है, मैदानी क्षेत्रों में अलग होती है। तो इस तरह से भिन्नताएं रहती है। जैसे गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान 50 डिग्री तक होता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम का तापमान 20 डिग्री होता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 तक हो सकता है, जबकि थिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। अब वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षण रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के शेष भागों में यह वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अगर वर्षा की बात करें तो मेघालय में जो है 400 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन यही राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। आगे है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती हैं, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती है। तो अब यहाँ से हम करेंगे कि देश में अधिकतर जो है
जैसे कि अधिकतर भागों में क्या होता है कि जून से लेकर के सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ भागों जैसे तमिलनाडु हो गया, तो तमिलनाडु में कब वर्षा स्टार्ट होती है? वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होती है। तो इसका भी प्रमुख कारण है जो कि हम लोग आगे जानेंगे। आगे जैसे वर्षा कैसी होती है, तो उत्तरी मैदान की जो वर्षाएं होती है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में क्या होती जाती है, मतलब पूर्व से पश्चिम में धीरे 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 कम होती जाती है। आगे देख, एक मिनट इसको इरेज कर दें। आगे देखते हैं। राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है? तराई क्षेत्र तथा गोवा में, मैंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती हैं? असम में प्रायः कुछ घर बांस के खंभों पर क्यों बने होते हैं? तो चूंकि असम में ज़्यादा वर्षा होती है, इस वजह से वहाँ के घर जो होते हैं बांस के खंभों पर बने होते हैं। तराई वाले क्षेत्र जैसे गोवा में, मैंगलोर में ढाल वाली छत क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे वर्षा ही ज़्यादा होती है, तराई का वो क्षेत्र है। राजस्थान की दीवारें मोटी होती है क्योंकि वहाँ पे बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। छत चपटी होती है क्योंकि लू भी चलती है, काफ़ी तेज हवाएं चलती हैं वहाँ पे। जलवायु नियंत्रण, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 कारक होते हैं। कौन कौन से 6 कारक? अक्षांश, तुंगता यानी ऊंचाई, वायु दाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावचो लक्षण। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। क्योंकि पृथ्वी गोल है और गोल होने से जो सूर्य से इसको ऊर्जा मिलती है वो अलग अलग मिलती है। अक्षांश रेखाओं में पृथ्वी को बांटा गया है तो उसके अनुसार मिलती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता है। मतलब विषुवत रेखा जैसे ये है, तो जब इसको ध्रुव की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? तापमान घटता रहता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जब कोई व्यक्ति सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता से कम होती है तथा तापमान में गिरावट होता है। इसीलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है। ठंडी कब कब ज़्यादा होगी? जब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तब ठंडी बढ़ेगी, या फिर पृथ्वी का ये तल है और इस तल से जब ऊंचाई पे जाएंगे तब भी क्या होती जाएगी? ठंडी बढ़ती जाएगी। आगे है तापमान कम होती जाती ठंडा। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है वह प्रभाव कम होता जाता है। मतलब जैसे जैसे आप समुद्र से दूर होते जाएंगे उसका प्रभाव कम होता जाता है। एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंड होता है कहते हैं। महासागरीय धाराएं समुद्र तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी धाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र तट की ओर हो तो वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। मतलब जैसा समुद्र से जो होती है धाराएं आती हैं तो वो वहाँ के आसपास के क्षेत्रों को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। आगे है, अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्ते को रोकने में सक्षम हो तो उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकती हैं। पर्वतों के पवनोन्मुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे होते हैं। अभी वर्षा कराने में पर्वतों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। मासीराम में इतनी ज़्यादा वर्षा क्यों होती है? क्योंकि वहाँ गारो, खासिया 3 जो होती है 3 पहाड़ियाँ हैं, तो वो इलाका इन 3 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण जो भी वहाँ पे जलवायु आती है वहीं रह जाती है और इस कारण वहाँ पे वर्षा अधिक होता है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? अक्षांश कारक के बारे में पढ़ते हैं। कर्क वृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग वक्र
कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय है, इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। आइए इसको देखते हैं। ये हो गया हमारा पृथ्वी। हाँ, अभी ठीक है। अब ये जो है ये 0 डिग्री रेखा है, यानी कि ये कौन सी रेखा है, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री। तो यहाँ पे दिया है कि 0 डिग्री है। कर्क रेखा कितनी डिग्री की होती है, कर्क रेखा जो होती है वो 23 डिग्री की होती है। कर्क रेखा 23 सही 1/2 डिग्री की। नीचे ये कौन सी रेखा है, ये मकर रेखा है, ये भी 23 डिग्री 1/2 होती है। उसके बाद ये हमारा 66 डिग्री आ जाता है, 66 डिग्री की, और ये भी 66 डिग्री की अक्षांश रेखा है यहाँ भी। और ये वाला हिस्सा जो है नॉर्थ है 90 डिग्री पे, और ये वाला जो है साउथ है 90 डिग्री, साउथ है 90 डिग्री पे। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें दिया है कि जो मतलब भारत कहाँ है, भारत का जैसे दिया ना कि कर्क रेखा क्या होती है, भारत के एकदम मध्य से गुजरती है। तो ये कर्क रेखा भारत के मध्य से इस तरह से जा रही है, और जो कि जाती है, और ये कहाँ से जाती है, ये जो है पश्चिम से कच्छ हाफ रण से लेकर के मिजोरम तक जाती है, और ये देश को लगभग बीच से बांट रही है। और जो इसका ये वाला भाग है, मतलब ये जो बीच का भाग है, इसको क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय। ये वाला उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा। ये वाला भी क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय रहेगा। चूँकि विषुवत रेखा से ये भाग नज़दीक होता है, इसलिए यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। अब जैसे जैसे पोल की साइड जाते जाएंगे ठंडी बढ़ती जाएगी। अब 23 डिग्री 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री तक के बीच का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक। ये नीचे वाला भी जो है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा। ये वाला क्षेत्र भी उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक। और ये वाला जो है ये वाला एरिया जो पूरा है ये ध्रुव का एरिया हो जाएगा, ये ध्रुवीय एरिया हो जाएगा। तो अब जैसे यहाँ पे जो कर्क विषुवत रेखा के पास का क्षेत्र है, मतलब कि कर्क रेखा से नीचे का जो क्षेत्र है ये वाला, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये वाला क्षेत्र जो है ज़्यादा गर्म रहेगा। तो वही यहाँ पे दिया है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं और उसके ऊपर जो होता है उपोष्णकटिबंधीय। तो उपोष्णकटिबंधीय में ठंड रहेगी, जैसे कश्मीर, लद्दाख, शिमला, ये सभी उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ जाएंगे। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तमिलनाडु आ जाएगा, तमिलनाडु आ गया, केरल आ गया। तो ये सभी जो है थोड़े गर्म रहते हैं, और जम्मू कश्मीर जो होते हैं ठंडा है। यही चीज़ इसमें बताया गया है कि इस वजह से अक्षांश का भी प्रभाव जो होता है भारत की जलवायु पे पड़ता है। अब आगे देखते हैं। आगे है ऊंचाई। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी औसतन ऊंचाई 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 300 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है, नहीं तो पर्वतों के कारण इन क्षेत्रों में मध्य एशिया की तुलना में यहाँ पे क्या है, प्रवेश करने से रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। क्योंकि उत्तर में ये वाला साइड जो भारत का है ये पूरा हिमालय है, और ये हिमालय की औसतन ऊंचाई 6000 मीटर है। तो ये क्या करता है, इस एशिया से जो ठंडी ठंडी सब हवाएं आती हैं उनको भारत में आने से रोकता है। तो इस कारण इधर की जो जलवायु है वो ठंडी रहती है, अरे ठंडी उतनी नहीं होती है जितना कि एशिया का क्षेत्र होता है। आगे है वायु दाब एवं पवन। अब वायु दाब और पवन जो है मौसम में क्या
इसका जो योगदान है देखते हैं। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। वायु दाब एवं धरातली पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये सभी क्या होती है, महत्वपूर्ण वायु दाब और पवनें हैं। देखते हैं, भारत के उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। भारत जो है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से उत्पन्न होती हैं। तो ये हमारा, एक मिनट इसको हम बना देते हैं जरा फिर से। ये हमारी हो गई पृथ्वी, ये हो गया विषुवत रेखा, ये हो गया 23 डिग्री कर्क रेखा, ये 66 डिग्री, नीचे भी ये हमारी 66 डिग्री हो जाएगी, ये 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, ये नॉर्थ पोल, ये इस तरह से, ठीक है, नॉर्थ पोल हो गया। तो अब यहाँ पे दिया है कि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, मतलब कि उत्तर में और पूर्व में ये पवनें होती हैं, कैसी होती हैं, ये पवनें व्यापारिक पवनें होती हैं और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाले उच्च दाब से, यानी यहाँ से ये जो है पवनें स्टार्ट होती हैं, उत्पन्न होते हैं। ये दक्षिण की ओर बहती हैं और कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवत निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ जाती हैं। यहाँ से ये जो होती हैं कोरियोलिस फोर्स के कारण जो है दाहिनी तरफ विक्षोपित होती हैं, मुड़ती हैं और धीरे धीरे ये जो है विषुवत रेखा की तरफ आने लगती हैं। जब ये विषुवत रेखा की तरफ आना स्टार्ट करती हैं तो क्या होता है, तो ये पवनें इन पवनों में नमी की मात्रा कम होती है। नमी की मात्रा क्यों कम होती है, क्योंकि ये क्षेत्र से उत्पन्न होती है, इस वजह से इनमें नमी की मात्रा कम होती है। स्थलीय भागों से उत्पन्न होती है एवं बहती हैं, इसीलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वाली जो पवनें हैं ये उत्पन्न होती हैं और वर्षा नहीं कराती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर नमी नहीं होती, ये स्थल से ही उत्पन्न होती हैं। तब तो भारत को जो है पूरा शुष्क होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक और पवन है जो कि भारत को शुष्क होने से रोकती है। देखते हैं, भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में, अब बात करते हैं शीत ऋतु की, तो शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। अब देखिए शीत ऋतु, ये हमारा भारत है, ठीक, और ये हो गया हिमालय। ये हिमालय के उत्तर में क्या होता है, हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। तो उच्च दाब होता है, उसके बाद है इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। जब सर्दी का मौसम होता है तो भारत में उच्च दाब, मतलब हिमालय के इस साइड में उच्च दाब हो जाता है और इस साइड जो होता है निम्न दाब होता है। तो वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहती है। थोड़ा सा ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअल है, मतलब समझने के लिए है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको चीजें जो है पूरी तरह से समझ में आएंगी। तो पवनें क्या होती है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाती हैं। तो चूंकि हिमालय के उत्तर में उच्च दाब उत्पन्न हो रहा है, तो ये हवाएं धीरे धीरे क्या होंगी, हिंद महासागर की तरफ जाएंगी, क्योंकि हिंद महासागर की तरफ जो है ग्रीष्म ऋतु में वो निम्न दाब बन रहा है, शीत ऋतु, ठंडी का मौसम है, शीत ऋतु में निम्न दाब बन रहा होता है। तो हवाएं जो होती हैं उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ आती हैं। लेकिन गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। गर्मियों में क्या होता है देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भाग के ऊपर निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण से हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ जाते हैं और भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। ये पवनें कोष्ण महासागरों के ऊपर से बहती हैं, नमी ग्रहण करती हैं तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा कराती हैं।
ये तो हो गया गर्मी का। अब देख लेते हैं कि जब शीत ऋतु होती है तो क्या ग्रीष्म ऋतु होती है तब क्या होता है। तो जब ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट होती है तो ये 0 डिग्री का हमारा विषुवत रेखा हो गया। ये 23.5 डिग्री जो है कर्क रेखा, ये 66.5 डिग्री है। नीचे मकर रेखा हो गई 23.5 डिग्री, और ये हमारी नीचे 66 डिग्री हो गई साउथ की। अब क्या, अभी तक तो पौने जो थी यहाँ से, ये हिमालय है भारत का, ये मान लीजिए हिमालय है, ये भारत का नक्शा है, ठीक। तो ये हिमालय इस साइड जो है एशिया की तरफ उच्च दाब बन रहा था, ये उच्च दाब बन रहा था, और वायु आ रही थी यहाँ नीचे हिंद महासागर की तरफ, निम्न दाब की तरफ। लेकिन अब ग्रीष्म ऋतु में चूंकि गर्मी, एशिया में गर्मी बढ़ने लगती है, एशिया महाद्वीप में गर्मी जो होती है ग्रीष्म ऋतु में बढ़ने लगती है, तो इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है। इधर क्या होता है, उत्तर हिमालय के उत्तर में निम्न दाब बनना शुरू हो जाता है, निम्न दाब, और इस साइड जो है हिंद महासागर की तरफ उच्च दाब। उच्च दाब, जब उच्च दाब बनता है तो यहाँ से पवनें जो होती हैं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब जाती हैं, तो इधर से ये पवनें जाना स्टार्ट होंगी। क्योंकि ये पवनें महासागर से बनती हैं, महासागर के ऊपर से गुजर रही हैं, तो वहाँ से क्या लेंगी, नमी लेंगी। नमी लेने के बाद धीरे धीरे ये भारत में जाकर के क्या करवाती हैं, वर्षा करवाती हैं। तो इस वजह से जो है भारत शुष्क नहीं है, यहाँ पे वर्षा होती है। आगे देखते हैं ऋतुएं। ऋतुएं भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती, यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नताएं होती हैं। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में मुख्यतः 4 ऋतु पहचानी जा सकती हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल। यहाँ पे ऋतुएं भी जो होती हैं इसके मौसम में अंतर लाती हैं। भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं होती हैं? तो 4 प्रकार की। कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं वाले ऋतु और मानसून ऋतु, ठीक। शीत ऋतु की बात करें कि शीत ऋतु कब से कब तक रहती है, तो उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से प्रारंभ होकर फरवरी तक रहता है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। भारत का जो उत्तरी भाग है यानी हिमालय के साइड का ऊपर का जो हिस्सा है, तो वहाँ पे शीत ऋतु कब से स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे जो है मध्य नवंबर से लेकर के फरवरी तक रहता है, जिसमें कि दिसंबर और जनवरी का महीना सबसे ज़्यादा ठंडी का होता है। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है। जब हम लोग दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो तापमान क्या होता है, घटता है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है एक विषुवत रेखा से दूर होता है, इस वजह से यहाँ का तापमान घटता रहता है। आगे है पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती हैं। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढलानों पर हिमपात। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, इसीलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। स्थल से किस तरफ बहती हैं हवाएं? स्थल से समुद्र की तरफ, यानी बनती वो कहाँ पे है? स्थल पे। और स्थल पे नमी न होने से क्या कैसी हो जाती है? शुष्क। तो इसलिए मौसम कैसा बना रहता है? शुष्क मौसम बना रहता है। और जब यही हवाएं समुद्र से जो स्थल की ओर बढ़ती हैं तो मौसम कैसा हो जाता है? सुहावना हो जाता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि यहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। मतलब उत्तर पूर्वी जो पवनें हैं उन्हीं के कारण जो है यहाँ पे तमिलनाडु में वर्षा होती है, क्योंकि ये पवनें यहाँ पे तमिलनाडु में जस्ट उल्टा बहती हैं, समुद्र से जो है स्थल की ओर बहती हैं, तो वर्षा करवाती हैं।
आगे देखते हैं, आगे है देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है जिससे हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। उच्चावास से प्रभावित होकर ये पवनें पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती हैं। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवन शिथिल तथा परिवर्तित होती है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वात विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है। तो शीतकाल में किसके कारण मैदानों में वर्षा होती है? तो भूमध्य सागर और पश्चिमी एशियाई पवनों के कारण जो होती है शीतकाल में मैदानों पर वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात भी होता है जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, मतलब शीतकाल में जो वर्षा होता है तो वहाँ स्थानीय मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से उसको जाना जाता है, तो महावट भी एक जगह उसको कहा जाता है। कुछ मात्रा कम होती है लेकिन ये रबी की फसलों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। अब ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं। सूर्य के उत्तर की ओर आभासीय गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होता है। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर पता लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश गुजरात का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिम भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। प्रायद्वीपीय जो एरिया होते हैं उनमें समुद्री प्रभाव के कारण जो तापमान होता है वो कम होता है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी होती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। कम दाब का पवन का परिसंचरण इन गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल, गर्मी एवं सूक्ष्म पवनें होती हैं जो दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। लू जो होती है भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चलती हैं। लू क्या होती है? गर्म और सूक्ष्म पवनें होती हैं। कभी कभी ये देर शाम तक भी जारी रहती हैं। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। लू चलने से काफी दिक्कतें होती हैं। इससे मानव काफी प्रभावित होते हैं। उत्तरी भाग में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां आती हैं। ये आंधियां अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाती हैं। मतलब कि उत्तर भारत में मई महीने में क्या होता है? धूल भरी आंधियां आती हैं और इन आंधियां जो है क्या करती हैं? तापमान को कम कर देती हैं जिससे कि थोड़ी वर्षा भी होती है और मौसम थोड़ा अच्छा हो जाता है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि काफी बादल गरजते हैं और गर्जन के साथ वर्षा भी होती है और छोटे मोटे हिमपात भी हो जाते हैं। वैशाख के महीने में होने के कारण ये चीज वैशाख महीने में होता है, तो वैशाख महीने में पश्चिम बंगाल में इसे काल वैशाखी कहा जाता है। तो काल वैशाखी क्या है? तो मई महीने में जो बूंदाबांदी बारिश होती है उसे ही हम लोग काल वैशाखी कहते हैं क्योंकि ये वैशाखी महीने में स्टार्ट होता है। पश्चिम बंगाल में इसको काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल के प्राय पूर्व मानसून वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा इसे आम्र वर्षा भी कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? कर्नाटक में जल्दी ही वर्षा हो जाती है
और वर्षा होने के कारण वहाँ के जो आम होते हैं जल्दी ही पक जाते हैं, जिसके कारण इसे कौन सी वर्षा कहते हैं? इसे आम्र वर्षा कहते हैं। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदान में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है। ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिण समुद्रों के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। चूंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं, इसीलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। ये पवनें कहाँ से? महासागरों से गुजरती हैं, तो वहाँ से ये काफ़ी मात्रा में अपने लिए नमी ले लेती हैं। ये पवनें तीव्र होती हैं, 30 किमी प्रति घंटे के औसत वेग से चलती हैं। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में 1 महीने तक पहुंच जाती हैं। जो एरिया दूर होता है, जैसे ये उत्तर पश्चिम के अगर भाग को छोड़ दें तो ये जल्दी ही पहुंच जाती है। आगे है दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है। यद्यपि यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होता है। खासी पहाड़ियां के दक्षिण श्रृंखला में स्थित मानसीराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। मतलब विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसीराम में होती है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम। इस प्रकार इससे आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक होती है। इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारकों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। ये गर्त तो उतना ज़्यादा नहीं है, हम लोग इसके छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। मानसून की वापसी। जैसे मानसून भारत में आता है तो अब उस मानसून का जो है वापसी भी होना है। तो अक्टूबर और नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसूनी पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती हैं। मतलब धीरे धीरे ये जो दक्षिण पश्चिम की पवनें हैं पीछे हटने लगती हैं और अक्टूबर में जो है मैदानी भागों से हट जाती हैं। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म तथा वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। अक्टूबर नवंबर में क्या होता है? महीना जो होता है वो गर्म होता है और यही इसी महीने में जो है मौसम परिवर्तन होता है ग्रीष्म ऋतु से शीत ऋतु में। मानसून की वापसी होने के आसपास आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती हैं। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम अनिश्चित हो जाता है। इसे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से भी जाना जाता है। मतलब मौसम काफ़ी ज़्यादा उमस पूर्ण हो जाता है जिसे हम क्वार की उमस के नाम से भी जानते हैं। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भाग में तापमान तेजी से गिरने लगता है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। एक मिनट इससे थोड़ा जान लेते हैं। मानसीराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा सैटेलाइट एवं स्टैलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। अब
अब आगे देखते हैं चक्रवात के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिसके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान और माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र में भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों के अवदाबों से होती है। वर्षा का वितरण देख लेते हैं। वर्षा का वितरण भी पश्चिम तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान, एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भाग में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दक्षिण पठार के आंतरिक भागों में सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम ही होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफी कम होती है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। आगे कुछ खास नहीं है। तो मानसून एकता का परिचायक, ये भी कुछ, इसमें भी कुछ खास नहीं है। तो इस चैप्टर में मेन हमने क्या पढ़ा? तो इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा कि अभी क्या एक शॉर्ट में हम इस चैप्टर का जो है समरी ले लेते हैं कि हमने इसमें क्या पढ़ा था। तो इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जलवायु क्या होती है। जलवायु, मौसम शब्द क्या होता है, सॉरी मानसून क्या होता है, मौसम क्या होता है, भारत मौसम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मौसम को, एक मिनट थोड़ा इसको, हाँ, मौसम को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, इसके बारे में जाने। फिर भारत में कैसे किन किन माध्यमों से मौसम जो होता है प्रभावित होता है, ये भी जाने। उसके बाद वर्षा क्यों होती है, कैसे भारत शुष्क होना चाहिए लेकिन कैसे जो है शुष्क नहीं है, ये सभी चीज़ें जो है इस चैप्टर में जानते हैं। तो अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। यदि कोई क्वेश्चन आपका होगा तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।